नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। चार बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां शीतकालीन सत्र का आज जो तीसरा दिन है। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सुरंग का सीना चीरकर मजदूरों को बाहर लाने वाले रेड माइनर्स का बुलंदशहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था। बता दें, आज सत्र का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें, इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि 4 दिन के सत्र में अनुपूरक बजट लाने का क्या औचित्य है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इसके जरिए प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने की बात कही गई है। बुधवार को विधानसभा में बिजली और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली है। विधायक पल्लवी पटेल ने जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आखिर जातिगत जनगणना से क्यों भाग रही है। जातिगत जनगणना पर चर्चा के लिए शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट सिर्फ नाम का बजट है। हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं हो, इसीलिए इतना छोटा सदन रखा गया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पे शीतकालीन सत्र का आज जो तीसरा दिन है, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल सपा लगातार इसका विरोध करती आ रही है। अनुपूरक बजट पर अब जो है तंज कसते हुए सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल पूर्वी, देखिए उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दिन का शीतकालीन विधानमंडल का सत्र आहूत किया जा रहा है और कल फिर सत्र होगा और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुपूरक बजट का जो सत्र है उसको संबोधित करेंगे। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई थी और कल ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यानी मौजूदगी में सदन के सामने, सभापति के सामने 28,760 करोड़ रुपए का बिल पेश किया था। इस बिल के बाद समाजवादी पार्टी हो या अपना दल मेरावादी हो और इसके साथ ही अन्य जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं उन्होंने इस बिल को लेकर कहा है कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया है उसमें बेरोजगारी, महंगाई और इसके साथ ही अपराध को खत्म करने को लेकर कोई खास महत्व नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कैसे गरीबी उन्मूलन हो सके उस पर भी कहीं भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जो चालू योजनाएं हैं उसमें तमाम तरह का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बता रहा है कि इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। तो शेष बचे रुपयों का आखिर में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में काम किया जाएगा। तो वहीं गन्ना किसानों का मुद्दा रहा है। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर हो, छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको विकसित करने को लेकर किसी भी तरीके का बजट में प्रावधान नहीं दिया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकासों को लेकर अगर कहा जाए कि सड़कें हैं, नाली हैं, शौचालय हैं, आवास है, इस विषय पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा विपक्ष लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर आरोप लगाती रही है। लेकिन इसके पक्ष में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है यानी कि जो विधायक है, इसके साथ ही योगी सरकार में जो मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कई जवाबी कार्रवाइयों के रूप में उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। लेकिन सदन की बात की जाए कि सदन में सभी मंत्रियों ने जो भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या फिर विरोधी दल की तरफ से जो भी प्रश्न पूछे गए तो उसका उन्होंने जवाब दिया। एक एक आंकड़े पेश किए गए हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, महंगाई कम करने को लेकर हो, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर हो। वह सदन में अब चीजें बताएंगे किस विभाग को कितना बजट दिया जाएगा और कैसे चालू जो योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके और नई योजनाओं को कैसे संचालित किया जा सके। यह जो अनुपूरक बजट था वो वर्ष 2023-24 का बजट है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश में जो शेष योजनाएं रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके और इसके साथ ही जो चालू योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से पूरा समय से किया जा सके। 2024 का चुनाव है तो ऐसे में योगी सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। तो ऐसे में जो बजट पेश किया जा रहा है उन्हीं योजनाओं और वादों के आधार पर उसे पूरा करने को लेकर इतना भारी भरकम इस बार बजट पेश किया गया। हालांकि एक अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 42,000 करोड़ रुपए का
बजट हो सकता है, लेकिन सरकार ने समुचित रूप से जो बजट की जितनी सरकार को आवश्यकता थी उतना ही बजट पेश किया गया है। 28,760 करोड़ के इस बजट में बहुत सी चीजें रखी गई हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर देखा जाए आरएलडी के जो नेता दल हैं उन्होंने भी सवाल सरकार से पूछे हैं कि आखिर में गन्ना किसानों को इस बजट में क्यों नहीं रखा गया, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, और इसके साथ ही नई गन्ना खरीद में मूल्यों को निर्धारण को लेकर या मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर इसमें बजट में प्रावधान ना होना यह बहुत चिंतनीय है, क्योंकि गन्ना किसान पश्चिम के क्षेत्र में ज्यादा है। तो ऐसे में उनका एक तो बकाया भुगतान है, साथ ही साथ गन्ना का रेट नहीं बढ़ रहा है, इससे किसान चिंता में है। समय दर समय गन्ना किसान धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं और जब उनका समय से पेमेंट नहीं होता तो तमाम कलह के चलते वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। बुंदेलखंड के विकास की बात की गई है, तो वही बुंदेलखंड के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर योगी सरकार ने बहुत से सपने दिखाए, लेकिन बुंदेलखंड में विकास नहीं हो रहा, चाहे वो औद्योगिक इकाइयां हो या फिर तमाम जो कॉरिडोर है, वहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें जो भी जमीन को लेकर मसले चल रहे हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उसको हल करना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्योंकि बुंदेलखंड की हालत खराब है, वहां के जो रोजगार है वो नहीं चल पा रहे हैं, उसके साथ बेरोजगारी की दर धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, उस पर चिंता जताई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हो या फिर जयवीर सिंह हो, मयंकेश्वर सिंह हो, तमाम मंत्रियों ने इस पे जवाब दिए। गन्ना किसानों के मुद्दे पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जवाब दिया कि कितना सरकार अब तक उसका भुगतान कर चुकी है। वहीं मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि पूर्व में 2017 से लेकर और जब तक अखिलेश यादव जी की सरकार रही, यानी पहले बसपा फिर बाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस दौरान चीनी मिलों को निजी हाथों में बेचा गया था, जिस कारण बहुत सा भुगतान बाकी रहा है। और लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो समय समय पर किसानों का भुगतान कर रही है। नई नीति के तहत किसानों को गन्ना खरीदा जा रहा है और आगे जनगणना का मुद्दा भी गरमाया। प्रशांत, यहाँ पे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सपा हमलावर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से बच रही है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने तो ये आरोप लगाया है, लेकिन इसके साथ ही जो अपना दल कमेरावादी की जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, यानी कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने सदन में मुद्दा उठाया कि जातिगत जनगणना सरकार नहीं करा रही है। जातिगत जनगणना किस लिए बात की जा रही है कि उसके आधार पर यहाँ आरक्षण सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आबादी के अनुपात से आरक्षण यहाँ सुनिश्चित किया जाना है। इसको लेकर लगातार ये सियासत गर्म हो रही है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके बाद आरक्षण भी लागू कर दिया गया है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सदन में पिछली बार भी ये माहौल गर्म रहा है, इस बार भी ये उठा है। जो एक मुख्य भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, यानी समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए, वह भूमिका नहीं दिखाई दी। हालांकि पल्लवी पटेल सिराथू कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन वो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से ये मांग रखी है और सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि जो जाति आंकड़े हैं वो निकल कर आए और जो आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं वह भी हल हो जाएंगे। लोगों को उनकी आबादी के अनुपात से आरक्षण मिलेगा, ताकि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो आरक्षण के दम में ना रहे, और जब ये आरक्षण पूरा हो जाएगा तो संवैधानिक तौर से इसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन जब आरक्षण पूरा ही नहीं हो रहा है तो ये जो विषमता है वो बनी ही रहेगी। वहीं शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर भी सदन में आज जो है इस तरीके की बात रखी गई है कि जो आरक्षण पूरा नहीं किया गया है शिक्षक भर्ती में, और इसको लेकर आज जो कहा जाए कि बीएसपी चीफ मायावती ने भी अपने जो विधान परिषद के सदस्य हैं या फिर जो विधायक उनको साफ तौर से कह दिया है कि सदन में इस बात को उठाएं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें जो आरक्षण ओबीसी का छीना गया है उसको पूरा करने को लेकर सदन में ये बात उठाएं कि आखिर में जब ओबीसी राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें कह चुका है कि ये आरक्षण घोटाला हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार को ये नियुक्ति देनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। ये चिंता का विषय है और इसको लेकर भी सदन में बात उठ रही है कि जब पहले से आरक्षण घोटाला हो रहा है तो ऐसे में जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। जी प्रशांत, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे दिन सदन में तीसरे दिन गरमाया रहा। अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिस पर सत्ता के ऊपर जो है विपक्ष हमलावर रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच की वरिष्ठ अधिकारी वीरा राणा राज्य की मुख्य सचिव का पद संभालने वाली दूसरी महिला है। उनसे पहले निर्मला बुच ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी। बता दें कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का सेवा विस्तार 30 नवंबर को खत्म हो चुका है। बैस को पिछले साल 30 नवंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने उन्हें 31 मई 2023 तक 6 महीने का विस्तार दिया था। इसके बाद 30 नवंबर 2023 तक के लिए एक बार फिर उन्हें
कार्यकाल को उनका विस्तार किया गया। आखिर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैस आज रिटायर हो गए हैं। 30 नवंबर को वीना राणा ने मुख्य सचिव का प्रभार संभाल लिया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पे जो है वीरा राणा ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है, जो है इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल समाप्त हुआ है। हालांकि विस्तार जो है उनके कार्यकाल में 6 महीने का किया गया था विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए पूर्वी की इकबाल सिंह बैस कई दिनों से 3 साल और 8 महीने करीब मुख्य प्रमुख सचिव के पद पर रहे और मुख्यमंत्री के चहेते माने जाते थे। पहले भी मुख्यमंत्री के सचिव के बने रहे थे और करीब 7 वर्षों तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उन्होंने काम किया, सचिव पद पर काम किया। तो इकबाल सिंह बैस का लंबी पारी के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको रिटायरमेंट हो गई। उसके साथ ही वीरा राणा जो है, जो प्रमुख सचिव के पद पर उनको कार्यभार के लिए सौंपा गया है और नई सरकार बनने के बाद नई सरकार सोचेगी कि किसको रखना है। फिलहाल तो जो रिटायरमेंट होनी थी, आज जो इकबाल सिंह बैस है उनका रिटायरमेंट हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरे के लिए जिए। इकबाल सिंह बैस को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बाखूबी निभाया है। और देखिए जो खास तौर पर जो कोविड का समय चला था, उस समय इकबाल सिंह बैस को जो प्रमुख सचिव के पद पर थे, उनका कार्यकाल चला, उस समय उन्होंने अपने जो कार्य थे कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरे काम किए। इसके साथ ही जो आनंद विभाग है उनके प्रमुख थे। इस दौरान इकबाल सिंह बैस ने भी कहा कि ये अंत नहीं है और मैं हमेशा समाज के साथ जुड़ा रहूंगा और ऐसे ही काम करता रहूंगा। तो कुल मिलाकर के जो इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल था वो फिलहाल 30 नवंबर को आज उनका रिटायरमेंट था। इस दौरान कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई थी और कई मंत्री भी मौजूद रहे वहां पर, वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद है। इसी दौरान वीरा राणा को जो मुख्य सचिव का पद है वो दिया गया। इस दौरान कई मंत्रियों ने कई बार बातें भी बताई, वहीं इकबाल सिंह बैस की भी बातें सुनी गई और जो है शिवराज सिंह चौहान इकबाल सिंह बैस की काफी तारीफ की। उसके साथ कई दिनों से जुड़े रहे। 1986 से ये कई पदों पर रह चुके इकबाल सिंह बैस। आपको बता दें ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी रह चुके, कांकेर और बिलासपुर में ये आधिकारिक पदों पर रहे हैं। वही भोपाल, गुना और अन्य जगह, खंडवा में कलेक्टर रहे। खंडवा से इन्होंने सहायक कलेक्टर के तौर पर 1986 में शुरुआत की थी। जी सत्यम, ये जो है पहली बार हो रहा होगा कि मुख्य सचिव मतगणना के समय कोई और है और जो है मतदान के समय कोई और था। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरी महिला मुख्य सचिव बन रही हैं वीरा राणा। इससे पहले निर्मला बुच महिला सचिव रह चुकी हैं मुख्य सचिव, और ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा कि मतदान और मतगणना के समय जो है मुख्य सचिव अलग अलग हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए निर्मला बुच जो है वो काफी सख्त लेडीज बता देते, मध्य प्रदेश की आयरन लेडी भी उनको कहा जाता है। निर्मला बुच के दौरान कई काम हुए थे और उनके जो प्रशासनिक अमला था उन पर उनकी पकड़ अच्छी थी और लगातार वो प्रशासनिक अमले पर मौजूद थी। वहीं देखिए दूसरी मुख्य सचिव के तौर पर महिला जो नियुक्ति है ये भी काफी सख्त और प्रशासन के तौर पर माना जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में अभी तक जो वीरा राणा है वो अध्यक्ष थी और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव से पहले कोई मुख्य सचिव पद पर कोई और है और चुनाव के तारीख के दिन कोई और रहेगा। तो हालांकि इसके बाद भी बदले जाने की संभावना है, लेकिन देखिए 2024 में जो वीरा राणा है उनका रिटायरमेंट होना है। तो ऐसे में अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो नई सरकार बनती है वो इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल तो अभी वीरा राणा जो है वो मुख्य सचिव पद पर कार्यभार उनको दिया गया है, वो बतौर कार्यभार वो निभाएंगे और 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी उनमें भी उनकी अच्छी खासी भूमिका रहेगी। हालांकि इस पर कांग्रेस जो आज बैठक हुई कैबिनेट की उस पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़ा किया है और जो इकबाल सिंह बैस है उनका आज रिटायरमेंट होने के बाद जो वीरा राणा है उनको पद दिया गया है और अब वीरा राणा की जवाबदारी होगी कि मतगणना जो है और जो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है इस दौरान चले। और देखिए चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, चूंकि अब इस समय जो कोई भी सरकार नहीं है तो चुनाव आयोग के हाथ में रहता है कि किसको मुख्य सचिव का पद दिया जाना है। 30 नवंबर हालांकि इकबाल सिंह बैस का 2 बार एक्सटेंशन हुआ था पिछले कोविड के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी 2020 में, कोविड के दौरान उस समय कोविड का काल चल रहा था। उसी समय शिवराज सिंह चौहान ने इकबाल सिंह बैस जो उनके प्रिय अधिकारी माने जाते हैं उनको अपने पास रखा था और मुख्य सबसे बड़ा पद जो प्रशासनिक अधिकारी का होता है मुख्य सचिव का पद अलॉट किया था। और इकबाल सिंह बैस देखिए लगातार कार्य करते रहे, कोविड के दौरान भी उन्होंने कार्य किया है
और उससे पहले भी कई पदों पर वो रहे हैं। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी रहे हैं, विमानन में भी रहे हैं और अन्य पदों पर भी, प्रशासनिक पदों पर, विभागों में रहे हैं। तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, करीब 38 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में उनके कार्य की तारीफ भी उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। अब वीरा राणा जो है वो कार्यभार संभालेंगी और जब नई सरकार बनेगी तो नई सरकार किसकी बनती है और किसको मुख्य सचिव बनाया जाता है, इस पर भी आगे की रणनीति और जो दिशा और दशा है दोनों निर्भर करेगी। जी बिल्कुल सत्यम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे वीरा राणा ने मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां सुरंग का सीना चीरकर मजदूरों को बाहर लाने वाले रेट माइनर्स का बुलंदशहर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ है। बता दें 17 दिन तक चले उत्तराखंड टनल ऑपरेशन में बुलंदशहर और दिल्ली के रेट माइनर्स ने 41 जिंदगियों को बचाने का काम किया है, जिसमें 5 रेट माइनर्स बुलंदशहर के हैं और एक उत्तर प्रदेश के जनपद क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। ऑपरेशन सफल होने पर रेस्क्यू में अहम भूमिका अदा करने वाले रेड होल माइनर्स आज सुबह जैसे ही बुलंदशहर पहुंचे हैं, लोगों ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया है। आशीर्वाद के साथ साथ फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड के टनल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले बुलंदशहर के अख्तियारपुर निवासी हैं देवेंद्र, जतिन, सौरभ, अंकुर और मोनू, जो टनल ऑपरेशन में शामिल थे। बता दें एक रेट माइनर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज थाना क्षेत्र सोरो क्षेत्र के गांव डाबरा निवासी भी बताया जा रहा है, जिसका नाम नासिर है। जब मशीन बता दें कि फेल हो गई थी, तब रेट माइनर्स होल माइनर्स ने हाथों से चीरकर, सुरंग को चीरकर जो है 41 जिंदगियों को बचाया। 17 दिन बाद सकुशल रेट माइनर्स बाहर निकले हैं 41 जिंदगियों के साथ। मजदूरों के हमने बहुत कठिनाई करी है। उसमें अंदर जाके बहुत सरिये मिले थे और पाइप बेंड हो रहा था, उसको काटा गैलेंट से, कटर से, और उसे काटने के बाद में हमने पाइप पुश करने के लिए चालू कर दिया। हमने बोल दिया अगर 10 दिन भी लगेंगे तो हम 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें निकाल के ही जाएंगे हम। जी सर, कठिनाइयाँ तो बहुत पड़ी थी, फिर भी हमें मजदूर लोगों को बचाना था। किस तरह से बचाया? हमने मैनुअलिंग ड्रिल करी थी। मेरे पास फोन आया था मुन्ना सर का और वकील हसन भाई और मोनू का। इन्होंने कहा एक विपता आन पड़ी है कि वहाँ पे 41 मजदूर फंस गए हैं उत्तरकाशी में, आपको टाइम हो तो आ जाएं। मैंने टाइम नहीं भी होगा हम फिर भी आएंगे अगर ऐसी बात है तो। मैं उसी टाइम 11 बजे ही एक गाड़ी उन्होंने भेजी, रात को ही मैं इनके पास आया। हम 1 बजे यहाँ से निकल गए। उसके बाद जाके हमने देखा वहाँ पे तो ऑगड़ मशीन जो अमेरिका से आई थी वो चल रही थी, उसमें उसका बर्मा फंस चुका था। अब उनका बर्मा काटने में हमें 3 दिन का समय वहाँ पे बैठे बैठे लग गया। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी बुलंदशहर से सुरेंद्र सिंह भाटी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, यहाँ पे बड़ी कामयाबी, 17 दिन बाद जो है टनल से 41 जिंदगियों को बाहर निकाला गया और अहम भूमिका रेट माइनर्स की रही है। 5 रेट माइनर्स बुलंदशहर के रहे हैं। जोरदार स्वागत रेट माइनर्स का हुआ है, क्या कुछ उत्साह का माहौल देखने को मिला है? जी बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड में 41 जिंदगियां मजदूर फंसे हुए थे टनल में जी, और अहम भूमिका यहाँ पर जो 5 बुलंदशहर के रेट माइनर्स थे वो आज सुबह यहाँ पर पहुंचे, जिन लोगों ने उन 41 जिंदगियों को बचाया। और जैसे ही वो सुबह यहाँ पर पहुंचते एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। वो उनका जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, बहुत उत्साह थे कि उनके बच्चों ने इस तरह का काम किया, क्योंकि जब सारी मशीनरी फेल हो गई तब ये रेट माइनर्स वहां पर बुलाए गए और इनके द्वारा उनको बचाया गया। हमने बात की, रेट माइनर्स से बात की कि आपको कोई डर नहीं लगा, किस तरह से आपने बचाया? तो बोले एक मैन होल के द्वारा, एक पाइप के द्वारा हम लोग थोड़ा छोटा एक मैन होल बनाते गए और उसकी मिट्टी ट्रॉली के द्वारा हम लोग बाहर फेंकते गए। इस तरह से उन्होंने 41 जिंदगियों को करीब 2 दिन के बाद, 2 दिन से ज्यादा का समय उन लोगों को लगा और उन्होंने सही सलामत उनको बाहर निकाल लिया गया। अब पूछा कि आपको डर नहीं लगा? बोला बिल्कुल डर नहीं लगा, हमें सिर्फ ये था कि उसमें फंसी हुई 41 जिंदगी है जो सुरंग का सीना चीर कर मजदूरों को बाहर निकालने का इन रेट माइनर्स ने किया है, जिनमें 5 बुलंदशहर के अख्तियारपुर गांव है वहां के थे और एक कासगंज जनपद के रहने वाले थे जी। और पिछले कई वर्षों से ये इस काम को करने में लगे हुए हैं जी।
सुरेंद्र, कहीं ना कहीं जो है उत्साह रेट माइनर्स में था, लेकिन डर कहीं ना कहीं एक रेट माइनर्स के परिवारजनों में रहा होगा कि इतना जो 41 मजदूर फंसे हैं वो सुरंग के अंदर हैं, लेकिन रेट माइनर्स के लिए भी आसान नहीं रहा है। कहीं ना कहीं सुरंग को सीना चीर कर बाहर निकालना 41 जिंदगियों के लिए, क्या कुछ परिजनों की स्थिति रही है वहां पर? जी बिल्कुल, हमने जो उनके परिजन थे उनसे कल बात की थी, तो वो भावुक थे, लेकिन वो उनका कहना था कि हमारे बच्चे होनहार हैं और वो जो 41 जिंदगी अंदर फंसी हैं वो भी किसी के लाल हैं, उनको सबको निकाल कर वो जरूर बाहर लेके आएंगे। और बिल्कुल वही हुआ कि इन रेट माइनर्स ने सभी ने मिलकर, क्योंकि 6 उत्तर प्रदेश के थे जिनमें 5 बुलंदशहर के थे और 6 दिल्ली के थे। एक कंपनी के थ्रू इन लोगों पे कॉल आई, रात को कॉल आती है और यहाँ से इन लोगों को ले जाया गया और ले जाने के बाद में उस एक सुरंग के द्वारा मानो एक चूहे की तरह इन्होंने मिट्टी को बाहर निकाला, चूहे की तरह खोदकर, और सारे सकुशल 41 जिंदगियों को, 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया। तो उसी को देखकर आज यहाँ पर एक उत्साह का माहौल बना रहा। जगह जगह नगर क्या पूरे प्रदेश भर में भी कई जगह इनका स्वागत हुआ और बुलंदशहर में भी जगह जगह इन्होंने इनका स्वागत हुआ और इन्होंने यहाँ पर जो हमारे कई जगह फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया गया। जी सुरेंद्र, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे सुरेंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है रेट माइनर्स जिन्होंने अहम भूमिका 41 जिंदगियों को बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका रही। उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर बुलंदशहर पहुंचने पर किया गया। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां खबर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की। बता दें वही बैठक में मतगणना प्रक्रिया और बेहतर संचालन के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जिले के दोनों विधानसभा निर्वाचन की मतगणना राज्य भंडारण निगम गोदाम चैनपुर में की जाएगी और मतगणना स्थल में अधिकारियों और राजनीतिक दलों को निर्धारित की ओर से CGSWC गोदाम में प्रवेश किया जाएगा। मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग की जाएगी। वहीं कलेक्टर बैठक के दौरान मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किए हैं। मतगणना की जो कार्यवाही है उसके अंदर विधि दो आदि स्थापित हमारी प्रक्रिया है, 3 लेयर की हमारी सिक्योरिटी रहेगी और इसी की प्रारंभिक समीक्षा करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था। जो अभ्यर्थी हैं, अभिकर्ता हैं, उनसे अपील भी करता हूँ कि मतगणना की कार्यवाही को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। 3 तारीख को मतगणना प्रारंभ होगा, उसकी आवश्यक तैयारी चल रही है, जिसमें अभी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हो चुका है, टेबुलेशन टीम का भी प्रशिक्षण हो चुका है। बाकी जो तैयारी करनी है, कागज पत्तर उसको रेडी करना है, उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज राजनीतिक दल अभ्यर्थियों के साथ मतगणना केंद्र का भ्रमण किए हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी MCB से अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ पे कल 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियों को लेकर अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर जायजा लिया है, क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? जी पूर्वी जी, इसमें बताना चाहेंगे कि अभी जो जिला MCB की बात कर रहे हैं, नया जिला बना हुआ है और पूरी व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही न बरते, इसीलिए पूरी बैठकों का दौर भी चला है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र दुग्गा जो कलेक्टर है, साथ ही सिद्धार्थ तिवारी जी है जो पुलिस अधीक्षक है, इन्होंने अपने साथ में और जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी है। क्योंकि मनेन्द्रगढ़ जिले की यदि बात की जाए तो 2 विधानसभा आते हैं, एक मनेन्द्रगढ़ विधानसभा आता है, एक भरतपुर और सोनहत विधानसभा आता है। दोनों के लिए 14 टेबलों की व्यवस्था की गई है और जिसमें 2 टेबल ऐसे रहेंगे जो कि डाक से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो भी डाक पत्र प्राप्त होते हैं उस पर उसकी गणना की जाएगी। और इसी के साथ में सुरक्षा की यदि बात की जाए तो 3 लेयर में सुरक्षा को देखा गया है और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके अलावा भी मीडिया से संबंधित यदि है तो 4 लोगों को अनुमति दी गई है कि एक साथ में 4 का ग्रुप बनाकर ही जो रिपोर्टिंग होती है वो किया जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया है, माचिस हो गया है या प्रतिबंधात्मक जो भी वस्तुएं होती हैं उसको मतगणना केंद्रों में नहीं लिया जा सकता है। बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत पुख्ता इंतजाम किया है ताकि मतगणना में किसी प्रकार की कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न न हो सके।
इसको लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियों के जो भी उनके अभिकर्ता रहते हैं उनके साथ बैठ के सामंजस्य तरीके से, शांति प्रिय तरीके से उनसे चर्चा की गई है ताकि कोई भी मतगणना के दौरान कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो पाए। जी पूर्वी जी। अविनाश, कहीं ना कहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की रहती है तो मतगणना प्रभावित ना हो इसके लिए चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए हो जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियों के अलावा नक्सलियों से भी बचना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है प्रशासन की हो जाती है। जी जाहिर सी बात पूर्वी जी, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मतगणना को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ हाई अलर्ट पे है और जो भी यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम है, एक सुरक्षा का इंतजाम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिस हो गई है या अन्य तिब्बत पुलिस बल हो गए हैं या CISF हो गए हैं, इनके माध्यम से इसकी पूरी सुरक्षा की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। कहा जा सकता है कि पूरे जितने भी प्रशासनिक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं हैं हाई अलर्ट मोड पे है, क्योंकि 3 दिसंबर का जो दिन रहेगा वो काफी अहम रहता है राजनीतिक क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के भाग्य को बदलने वाला रहता है। राजनीतिक जो पार्टियां रहती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसी कारण से सुरक्षात्मक तरीके से यदि बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर पूरा हाई अलर्ट और सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके, इसीलिए बैठकों का दौर कलेक्टर हो गए हो या सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक हो गए हैं। काफी गर्म तरीके से कर सकते हैं, काफी बारीकी से इस चीज की समीक्षा करके ताकि मतदान जो है गणना हो वो आसानी से किया जा सके, इसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो पाए। जी पूर्वी जी। अविनाश जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे अविनाश चंद्र, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, किसी भी तरीके से मतगणना प्रभावित ना हो इसका मुख्यतः ध्यान रखा जा रहा है। 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।